बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम हमारी 10th क्लास के कंप्यूटर्स के लेक्चर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 13 देख रहे हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 से लिया है। इसमें हम देखेंगे कि GW बेसिक में हम प्रोग्राम को किस तरह से राइट करते हैं। और GW बेसिक क्या है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और बेसिक लैंग्वेज क्या काम करती है ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम GW बेसिक में किस तरह से कोड को टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं GW बेसिक में प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि GW हमें प्रोवाइड क्या करता है। तो GW हमें IDE प्रोवाइड करता है, जिसका स्टैंड है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या काम करता है? ये हमें कोई भी प्रोग्राम लिखने का, प्रोग्राम में एडिटिंग करने का, प्रोग्राम कैसे सेव करना है हमने वो बताएगा, किस तरह से प्रोग्राम लोड होता है वो IDE हमें प्रोवाइड करता है, और किस तरह से हम किसी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चला सकते हैं जिसे हम कहें। तो ये तमाम चीजें हमें IDE प्रोवाइड करेगा। एडिट का जो वर्ड है इसको हम क्रिएट के मायनों में भी, या राइट एडिट, इन दोनों वर्ड्स को हम क्रिएट के मायनों में भी ले सकते हैं। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोग्राम को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम इज रिटन इन इनडायरेक्ट मोड। प्रोग्राम को हम इनडायरेक्ट मोड में पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डायरेक्ट मोड क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट मोड क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में हमने पढ़ा था कि पूरा कोड लिखा जाता है, जिनमें हम पूरे कोड में नंबर, लाइन नंबर देते हैं, ताकि जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट एंड पर हो सके। और डायरेक्ट मोड में क्या होता है, हमारी जो भी कमांड होती है वो फौरी एग्जीक्यूट होती है और हम कोई लाइन नंबर नहीं देते। इनडायरेक्ट मोड में प्रोग्राम कंप्लीट लिखा जाता है। डायरेक्ट मोड में कंप्लीट प्रोग्राम हम नहीं लिख सकते, एक ही कमांड देते हैं और वो फौरी चल जाती है, या फर्दर और कमांड दोगे तो वो फौरी चलती जाएंगी। हम इसमें यहाँ पर लाइन नंबर देते हैं। लाइन नंबर को लिखने का तरीका क्या है, आप लाइन हैश से मुराद लाइन नंबर के कोई भी लाइन का जो नंबर है वो लिखोगे, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट होगी वो आप लिखोगे। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हम किस तरह से लाइन नंबर देते हैं। तो ओके का मैसेज आपके पास प्रिंट हुआ करेगा, मतलब ओके आप लिखते हैं, या ऑलरेडी जब आप ओपन करते हैं तो ओके का मैसेज आ जाता है। उसके बाद आप लिखते हो 10 के बाद आप लिखते हो वर्ड लेट। ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे इस बेसिक में, तब आपको इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये कीवर्ड्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप देखें तो मैंने 10 में लिखा है लेट इज x इज इक्वल टू 10, 20, 10, 20, 30, ये जितने हैं ये यहाँ पर लाइन नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम कोई भी जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको लाइन नंबर देंगे। इसके बाद लाइन इज अनसाइन इंटीजर। ये अनसाइन इंटीजर होता है, मतलब ये फ्लोट में, करैक्टर में जो लाइन नंबर होते हैं ना वो फ्लोट में आएंगे ना वो करैक्टर में आएंगे, यानी कि फ्लोट से मुराद ना वो इशारिया में आएंगे। मतलब आप इशारिया में लाइन नंबर नहीं लिख सकते, आप किसी करैक्टर में लाइन के नंबर्स को मेंशंस नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ प्योर इंटीजर, मतलब इशारिया के बगैर वाली रकमों को लिखोगे, उससे लाइन नंबर को असाइन करोगे। जैसे 1, 2, 3 हो गया, 10, 20, 30 इस तरह के नंबर से। नॉर्मल 10, 20, 30 इसी रेंज में हम नंबर्स को इस बेसिक के GW बेसिक में लिखते हैं। तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 0 से लेके 65,529 तक होती है। और इसके अलावा हम एक लाइन के अंदर 255 करैक्टर्स को लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा के करैक्टर्स को हम एंटर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कि हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो एक ही जो लाइन चल रही होती है उसमें एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन उनको सेपरेट हम कोलन की मदद से करते हैं। जैसे आपको शो हो रहा है, मैंने लिखा 10 लेट x इज इक्वल टू 10 और लेट y इज इक्वल टू 20। तो इन दोनों को मैं, दो स्टेटमेंट है मेरे पास, तो इन दोनों स्टेटमेंट को मैं कोलन की मदद से अलग कर रही हूँ। इसके बाद आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन लाइन नंबर इज असाइन ऑर्डर। कहता है प्रोग्राम क्या होता है, डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोग्राम में लाइन नंबर्स पर, और लाइन नंबर का ऑर्डर क्या होगा,
असेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद होगा कि ये छोटे से बड़े की तरफ मूव करेगा। और इसमें आप क्या कर सकते हो, सेम लाइन नंबर जो होता है आप अलाउ नहीं कर सकते। GW बेसिक में हम सेम लाइन नंबर नहीं रख सकते कि मैंने एक बार 10 नंबर रखा है तो फिर दूसरी बार फिर से 10 नंबर रख दूं, तो ये रॉन्ग होगा। तो वो क्या करेगा, अगर उसने पहली बार में 10 नंबर को पढ़ा है तो वो दूसरी बार में फिर जाकर दोबारा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में काम हो रहा है, तो वो दोबारा से जाकर फिर से 10 नंबर को या सर्च करेगा लाइन नंबर को कि कौन सी लाइन नंबर छोटी आ रही है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 10 के बाद लिख दिया 30, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैंने लिखा है 10 में मैंने अपनी स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, उसके बाद मैंने लिख दिया 30 एंड, और 20 में अपनी स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट करवाना था वो लिख दिया है। उसके बाद मैंने लिखा है 10 let z is equal to 20। अब इसमें होगा क्या, इसमें यूं होगा कि 10 के बाद वो चेक करेगा कि 10 के बाद 30 आ रहा है तो 30 के दरमियान में 20 भी आता है। जब वो 20 पे पहुंचेगा तो नीचे एक और स्टेटमेंट होगी, जब उसे चेक करेगा तो उसमें भी 10 होगा, तो उसने पहले वाली 10 की वैल्यू को जो रखा होता है अपने पास उसको वो छोड़ देता है, उस पर जो भी काम करना होता है उसको स्किप कर देता है, फिर वो जो आपने बाद में 10 एंटर किया होगा उस पर काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए सेम लाइन नंबर आप नहीं रख सकते हो, GW बेसिक इसको अलाउ नहीं करता है। आप 10 से आगे आगे जाएंगे मतलब लाइन नंबर रिपीट नहीं करेंगे इसमें। और आपको जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रोग्राम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है, तो अगर यहीं पे एग्जांपल में देखें 10 के बाद 30 है तो 10 के बाद वो 40-20 चलाने वाला है, 30 को नहीं चलाएगा। इसके बाद आता है कि हम प्रोग्राम को अगर क्रिएट कर चुके हैं तो उसके बाद उसको सेव कैसे करेंगे। तो इसको सेव करते हैं तो इजी सा तरीका है, इसमें आप प्रेस 4 कर दो। जब आप प्रेस 4 करोगे तो आपकी स्क्रीन पर सेव का है जो कमांड वो आपको शो हो जाएगी, जिसमें क्या होगा कि आपने सेव लिखा हुआ है और उसके बाद डबल कोटेशन आ जाएंगी, या आप सेव को टाइप करके डबल कोटेशन लगा सकते हो। इसके अलावा जो आप सेव करते हो तो सेव करते वक्त आप क्या करते हो, सेव डबल कोटेशन के अंदर प्रोग्राम का जो पाथ होता है, प्रोग्राम में जो उसका पाथ कह लो, या साथ में आप ड्राइव भी लिखते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है कि मैंने सी ड्राइव में अपने जो फाइल है उसको मैंने सेव किया है, उसके बाद मैंने कोलन लगाकर बैकस्पेस लगाई है और सम यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का नाम है और .bas इसकी एक्सटेंशन है। GW बेसिक में जितने प्रोग्राम मतलब आप लोग सेव करोगे वो BAS के नाम से सेव होगी। एक्सटेंशन क्या होता है, अगर आपने नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सटेंशन क्या होती है, एक डॉट है, डॉट के बाद 3 लेटर आते होते हैं जो किसी भी चीज की एक्सटेंशन होती है। जैसे अगर हम कोई पिक सेव करते हैं तो उसके अंदर .gpg आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये पिक्चर सेव हो गई है। जैसे अगर हम ऑडियो फॉर्म में कोई डाटा सेव करते हैं तो हमें पता चल जाता है, उसके साथ एक्सटेंशन आ जाती है MP3 की। और इसी तरह से अगर हम वीडियो सेव करते हैं तो MP4, इसी तरह से बहुत से और सॉफ्टवेयर हैं जिनकी एक्सटेंशन चेंज होती रहती है। तो डॉट के बाद 3 जो करैक्टर आते हैं वो हमारे पास एक्सटेंशन के तौर पर मौजूद होते हैं, जो जिसको हम फाइल को खोले बगैर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है। तो यहाँ पर जो GW बेसिक की फाइल है उसको हम .bas के नाम से सेव करेंगे। उसके बाद आप एंटर करोगे, ओके का मैसेज प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो होगा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद हम लोड प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम GW बेसिक में प्रोग्राम को लोड कैसे करते हैं, या यूं कह लें अपनी रैम पर लोड कैसे करते हैं। तो नॉर्मल जब भी आप प्रोग्राम को सेव करते हो तो वो हमारी हार्ड डिस्क में यानी कि परमानेंट मेमोरी जो है वहां पर जाकर सेव हो जाता है। और फिर जब कभी हमें ना सिर्फ GW बेसिक में, कहीं भी आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को मतलब कंप्यूटर में कोई भी जब चीज को आप सेव करने के बाद दोबारा से चलाते हो तो वो हार्ड डिस्क से रैम पर दोबारा लोड की जाती है। तो इसी तरह से लोड प्रोग्राम में ये भी क्या होगा कि आपका जो भी डाटा सेव पड़ा है हार्ड डिस्क में, यानी कि आपने जो भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क में सेव किया है, हार्ड डिस्क उसे रैम को दे देती है लोड करने के लिए। अब वो रैम पर लोड कैसे होता है
उसका एक प्रोसीजर है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, या तो आप F3 प्रेस करो या फिर टाइप लोड इस नाम से इस कमांड को लिख दो। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सेव लिखा है, अगर आपने गौर किया है तो स्क्रीन पर आपको एक फीचर या लिखा हुआ कोड नजर आ रहा है, जिसमें आप देखें सबको लाइन नंबर दिया हुआ है, सेव को और लोड को कोई लाइन नंबर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 10 से 30 तक ये हमारा इंडायरेक्ट कोड था, यानी कि इंडायरेक्ट मोड में लिखा गया प्रोग्राम था, और आगे उसके बाद डायरेक्ट मोड में आ गया जिसमें कोई लाइन नंबर नहीं होगा। मतलब जितना कोड 30 तक हमने लिख दिया है, आप उसको सेव करोगे वो फौरी एग्जीक्यूट करके इसे सेव कर देगा। और इसी तरह से जब आप लोड लिखोगे वो फौरी तौर पर रैम में डाटा को या आपके प्रोग्राम को लोड कर देगा। अब एक चीज और याद रखिएगा कि लोड में और आप क्या करते हो, आप वही पाथ सेम वही फाइल का नाम उसी एक्सटेंशन के साथ आप लोड में लिखते हो, जो एक्सटेंशन जो पाथ जो नेम आपने सेव में लिखा होता है, डबल क्विट्स के अंदर आप उसे लिख देते हो। इसके बाद आप एंटर प्रेस करते हो। अगर आपका प्रोग्राम लोड सही तरीके से हो जाता है तो ओके का मैसेज प्रिंट होता है, और अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर ओके का मैसेज प्रिंट नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को लोड कर रहे हैं और वो लोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम अक्कर्स होती हैं, तो वो जो प्रॉब्लम अक्कर हो रही है वो किस वजह से हो रही है, लोडिंग जो है प्रोग्राम की वो क्यों रोंग हो रही है। तो यहाँ पे है कि अगर आपकी जो फाइल है वो इनवैलिड पाथ, मतलब जैसे मैंने सी ड्राइव में उसे सेव किया था, तो अगर आप उसे डी ड्राइव में सेव लिख दोगे लोड करते वक्त, तब भी ये रोंग होगा। इसके बाद जैसे .bas उसकी एक्सटेंशन है, तो आप यहाँ पर कोई और एक्सटेंशन दे दो तो ये भी फॉल्स होगा। इसी तरह से फाइल आप टू सेव अ फाइल इन अ डायरेक्टरी, आपने जिस फाइल को जिस डायरेक्टरी में सेव किया है, यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम। तो आपको उस एक्सटेंशन को कंप्लीटली लिखना होता है, उसके नाम को कंप्लीट लिखना होता है, और अगर आप कंप्लीट नहीं लिखते हो तो उस वक्त भी आपका जो लोडिंग होती है वो रोंग हो जाती है। लोडिंग आपको दोबारा से फिर से वो सारी कमांड लिखनी पड़ती है। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम रन कैसे करवाते हैं, तो इसका भी एक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि सबसे मेन बात इसमें होती है कि आपका जो भी डाटा है वो रैम पर लोड होना चाहिए। लोडिंग के बाद हम या तो F2 को प्रेस करते हैं या फिर रन कमांड को टाइप करते हैं। तो रन कमांड को आप जैसे ही टाइप करोगे उसके फौरी बाद रन कमांड के नीचे ही या रन कमांड के बाद फौरी तौर पर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैंने रन कमांड को एंटर किया है, उसके बाद फौरी मेरे पास सम जो मैंने करवाना था वो आ गया है 10 + 20 तो इज इक्वल टू 30। तो वो फौरी मेरे पास मैसेज प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्योंकि लोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, रन कमांड भी सही हो गया, तो उसके बाद ओके का मैसेज मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, या उससे पहले अगर मैं कहूँ तो हमने अपने लेक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो भी देख लेते हैं। ये चैप्टर या ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो मतलब GW बेसिक में प्रोग्राम आप कैसे राइट करते हो, तो ये 2018 में ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ये शॉर्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी और MCQs के लिए भी। MCQs और लॉन्ग के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs इसमें कैसे बन सकते हैं, जैसे कि GW बेसिक में आप देखें कि लाइन नंबर जो है उसकी रेंज कितनी है, ये भी एक MCQs है। ये हम अभी जब IDE को पढ़ रहे थे तो उस वक्त जब क्रिएटिंग प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त हमने पढ़ा था। एक जो लाइन नंबर है उसमें कितने करेक्टर्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं, यानी कि 255 करेक्टर्स जो थे वो हम टाइप कर सकते हैं। ये आप के पास MCQs आ जाएगा। और जैसे हम सेव कमांड पे आए हैं तो उस वक्त हमने शॉर्टकट की इसकी कौन सी इस्तेमाल की थी, F4 थी। और इसी तरह से जब आप सेव कमांड में पहुंचे लोड में पहुंचे तो F3 थी। इसी तरह से जब आप एग्जीक्यूट या रन करेंगे तो F2 की जो शॉर्टकट की है वो हम यूज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज आएंगी कि F1 क्या काम कर रहा था, F2 क्या काम करता है, F3 क्या इसमें काम करता है। तो ये सारे
शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर कौन कौन सा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स, या आप इसको रिजर्व वर्ड का नाम भी देते हो। तो ये दो टॉपिक हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, और कमेंट में अगर आपने हमसे कुछ पूछना है या इस कोर्स से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।